दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो किताब है 11th क्लास की, उसको हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो किताब का टाइटल है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, इस किताब को आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 7 चैप्टर्स हैं इसमें। इस किताब की खास बात यह है कि ओवरऑल इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं उनको हमने पहले पढ़ा है। जैसे 9th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसकी बहुत सारी चीजें इस किताब में रिपीटेड है। तो मैं पहले की वीडियोस का रेफरेंसेस आपको दूंगा, तो आप मेक श्योर करिए कि आपने छठे से लेकर 10वीं तक की मेरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताबें देख रखी हो। 11वीं क्लास की जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी किताब बनाई है उसको देख रखा हो, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मदद करेगी ओवरऑल इस किताब को आसानी से समझने के लिए। अगर आप सिर्फ 11th देख रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। एक मेरे बच्चे ने बड़ा सही सवाल पूछा था, एक स्टूडेंट ने, कि सर एनसीईआरटी में तो हर किताब में सब्सिक्वेंटली वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो टॉपिक दे दो और उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो। देखिए, एनसीईआरटी छठी से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो उनसे। अब एनसीईआरटी इतनी बेसिक और इतनी सटीक किताबें हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इनसे बेटर कुछ भी नहीं है। ये भी बात सत्य है। तो मैं जितना डिटेल में हो सकेगा उतना चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर अब तक आप मेरी वीडियोस देखते हुए इस वीडियो पे पहुंचे हो तो डेफिनेटली देखा होगा कि मैं जो कुछ भी समझाता हूँ बहुत होलिस्टिकली समझाता हूँ। तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट नाम की जो किताब है, 7 चैप्टर्स हैं। टारगेट है मेरा कि अगले 7 से 8 दिनों में ये चैप्टर बुक में खत्म कर दूं। कोशिश तो मैं करूंगा कि 5 से 6 दिनों में, लेकिन एक्चुअली में किताब बहुत बड़ी है, किताब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्सटेंसिव है ये। तो हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में, हो सकता है कि मैं पिछली कुछ वीडियो का रेफरेंसेस दूं, लेकिन मेरे बताए हुए अगर आपने सारे सोर्सेस पढ़ लिए आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए इसको शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 में घुस रहे हैं, इंट्रोडक्शन। दिस यूनिट डील्स विद लोकेशन, स्पेस रिलेशंस इन इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर आप चैप्टर की शुरुआत में देखो, ऐसे चैप्टर नंबर 1 है इंडिया लोकेशन। डू यू रिमेंबर, ये डू यू रिमेंबर ही आपको यहाँ पे बता दे रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिपीटेड चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला जा रहा है कि आपने मैप ऑफ इंडिया देखा है प्रीवियस क्लासेस में, ऑब्वियस सी बातें देखा है भाई। तो साउदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स को मार्क करो, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड को मार्क करो। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली बात तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिटेल डिस्कशन हो रखा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको ये नक्शा दिखाना चाहता हूँ। एक लाइन आपको नॉर्थ टू साउथ डॉटी नजर आ रही है और एक लाइन आपको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट बोल लीजिए, साउथ टू नॉर्थ बोल लीजिए। तो जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पे लैटिट्यूड क्या है, तो वहां पे लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट्स। अगर इंडियन मेन लैंड के आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे चले जाते हो तो आपको लैटिट्यूड कितना दिख रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो हमारा जो इंडियन लैंड मास है, जो मेन लैंड है, इसका एक्सटेंशन है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन मेन लैंड पे नहीं है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, जिसका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। क्या आप बता सकते हो इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है? वैसे अभी आगे इस चैप्टर में आएगा, और मैंने पहले आपको इंदिरा पॉइंट की फोटोज भी 50 बार दिखा रखी है। ये रहा इंदिरा पॉइंट, ये क्लॉक टावर दिख रहा है ना आपको इंडिया पॉइंट का। अब एक इंदिरा पॉइंट आपको ये दिख रहा है, एक इंदिरा पॉइंट आपको ये दिख रहा है, एक इंदिरा पॉइंट आपको जमीन पे दिख रहा है, एक इंदिरा पॉइंट आपको पानी पे दिख रहा है। तो जब यहाँ पे ये जमीन पे, तो इतना ज्यादा ये पानी में क्यों पहुंच गया? इसका रीजन मैं कई बार पहले आपको बता चुका हूं। जब सुनामी आई थी तो वाटर थोड़ा लैंड के ऊपर आ गया है, तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ये पानी के अंदर चला गया है, समझ गए? तो अब समुद्र यहाँ तक पहुंचता है और इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर चला गया है, पहले इंदिरा पॉइंट जमीन पे था। तो ये सुनामी के समय की खबर है। तो हमने नॉर्दर्न टू साउदर्न एक्सटेंशन देखा। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन देखते हैं। जो हमारा ईस्टर्न एक्सटेंशन है इंडियन लैंड मास का, वो कितने डिग्री ईस्ट पे पड़ता है? तो वो पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये अगर मिनट्स का कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक काम करो, मेरे पहले की एनसीईआरटी ज्योग्राफीज देखो जाके। 360 डिग्री को ओवरऑल अगर आप पूरा सर्कल मान के एक क्लॉक से कंपेयर करते हो तो ये मिनट्स सेकेंड्स में आप चीजें लिख सकते हो। तो अगर आप इंडियन लैंड मास का ईस्टर्न मोस्ट एज देखोगे तो वो अरुणाचल प्रदेश में आता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और अगर आप वेस्टर्न सेक्शन देखते हो हमारे इंडियन लैंड मास का तो गुजरात में आता है, क्या है उसका ये आप कह लीजिए
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो अगर आप देखो तो हम दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये जो हमने नॉर्थ टू साउथ देखा या साउथ टू नॉर्थ देखा, तो जो साउदर्न मोस्ट इंडियन मेनलैंड का एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और जो नदर्न मोस्ट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है, और ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करिए तो हम पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है गुजरात का वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है भाई। फिर भाई बोल बच्चन टाइप की बातें बोल रखी है कि जो इंडिया का मेन लैंड है नॉर्थ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी इन द साउथ तक जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो हम लोग अपना नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट बताते हैं ना 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इलाका एक्चुअली में POK है। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है ये अफगानिस्तान के वखान बॉर्डर के साथ बाउंड्री बनाता है। ओवरऑल ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इतना समझिए। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही आता है, बहरहाल वो एक अलग चीज है। फिर अगर हम लोग देखें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात वेस्ट तक, ये सब हमने देख लिया। इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक। ये मैंने आपको पहले समझाया है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। इसके हिसाब से 3 डिसीजंस किए गए हैं, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो टेरिटोरियल सी होता है वो कहां तक होता है, वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आ जाता है आपका टेरिटोरियल सी। कंटीजियस जोन जाता था 24 नॉटिकल माइल्स तक। तो अगर आप इसको बेस मानो तो इस बेस से 12 नॉटिकल माइल्स है आपका टेरिटोरियल सी, इस बेस से 24 नॉटिकल माइल्स है आपका कंटीजियस जोन। तो ये एक्स्ट्रा कितना है, टेरिटोरियल सी के बाद कितना आता है कंटीजियस जोन 12, और ओवरऑल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर ये 12 हटा दो, कंटीजियस जोन खत्म होने के बाद कितना जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो 176 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि ओवरऑल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि भाई ये नॉटिकल माइल किस चिड़िया का नाम है, तो सिंपल बात ये हो गई, नॉटिकल माइल इंचेस में होता है 72,960 इंचेस, और किलोमीटर्स में होता है 1.8 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 1.852 किलोमीटर। कभी कभी हम लोग स्टैट्यूट माइल नाम के एक यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टैट्यूट माइल होता है 63,360 इंचेस, और एक स्टैट्यूट माइल किलोमीटर में होता है 1.6 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 1.584 किलोमीटर्स। ब्रिटेन और अमेरिका में इस स्टैट्यूट माइल यूनिट का काफी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया। फिर हमारी साउदर्न बाउंड्री कहाँ है, हमारी साउदर्न बाउंड्री जाती है 6 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल, इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। समझ गया बात को। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफी बड़ा है, ये बात हमको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चूंकि हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है, लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें एग्जैक्टली तो 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट्स। तो ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इसको आप कह सकते हो कि दिस इज स्लाइटली लेस देन 30 डिग्री, स्लाइटली लेस देन 30 डिग्री। वहीं पे अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट्स और 37 डिग्री 6 मिनट्स की बात करो तो ये भी स्लाइटली लेस देन आपका हो गया, क्या हो गया, स्लाइटली लेस देन 30 डिग्री। लेकिन अगर आप इस नॉर्दर्न एक्सटेंट से सादर्न एक्सटेंट को माइनस करो, यानी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ को 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से माइनस करो तो 29 डिग्री 2 मिनट्स आ गया। तो हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो 29 डिग्री 2 मिनट्स का है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री मान लीजिए। और अगर आप इस 97.25 में से 68.7 माइनस करो, यानी 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 68 डिग्री 7 मिनट्स माइनस करो तो 28 डिग्री सब मिनट्स निकल के आएगा। तो आप कह लो कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री को अगर लैटिट्यूडनल डिग्री से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप हमारे नॉर्थ से साउथ नापते हो तो निकल के आता है 3214 किलोमीटर, और अगर आप हमारा ईस्ट से वेस्ट नापते हो तो निकल के आता है 2933 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ से साउथ हमारा एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर का, और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन है 2933 किलोमीटर का। और ओवरऑल आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि ये दोनों एक्सटेंट 29 डिग्रीज के हैं। अब 29 डिग्रीज लोग नहीं बोलते हैं, लोग अप्रोक्सीमेट करके 30 डिग्री बोलते हैं, तो चलो हम भी 30 डिग्री मान लेते हैं।
तो 30 डिग्री में ईस्ट टू वेस्ट हमने कवर किए 2933 किलोमीटर, और इसी 30 डिग्री में हमने नॉर्थ से साउथ कवर किए 3214 किलोमीटर। तो हमने नॉर्थ से साउथ ज्यादा कैसे कवर किया? अगर आप ओवरऑल अर्थ को एक स्फीयर मानो, तो अगर आप अर्थ को एक स्फीयर मानते हो तो ये इक्वेटर है, ओके। अब लैटिट्यूड कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, दिस इज लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। अब मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने वाला नहीं हूं, मैं पहले समझा चुका हूं। लॉन्गिट्यूड टाइम निकालने में हमारी काफी मदद करते हैं, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के हम एग्जैक्ट किसी एक पिन पॉइंट लोकेशन को पता कर सकते हैं। सिंपल है। तो भाई ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये हमारा किलोमीटर्स में ज्यादा कैसे है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कम क्यों है? ये बात यहाँ पे पूछी गई है, और इस बात का यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। देखिए क्या सॉल्यूशन दिया गया। द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the distance between the two longitude decreases towards the pole, whereas the distance between two latitudes remain the same. ऐसा होता है ना भाई। देखिए ये आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेकर अब 90 डिग्री पहुंच गए। हर 1 डिग्री लैटिट्यूड पे लगभग 111 किलोमीटर बढ़ रहा है। मैं अप्रोक्सीमेट फिगर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ही नॉर्थ पोल पे चले जाओगे तो हो सकता है 111 किलोमीटर एकदम एग्जैक्ट ना रहे, बट ओवरऑल माना जाता है कि लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर, 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको 111 किलोमीटर की जमीन मिलेगी। मतलब अगर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री इंटू 111, मतलब 1110 किलोमीटर। गॉट इट? लेकिन जब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो मान लो ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड के बीच का ये गैप हो गया। अब अगर आप इस गैप को नापोगे तो इक्वेटर पे ये गैप ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे ये गैप कम होता चला जाएगा। सिंपल समझिए, आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स को एज्यूम करना पड़ेगा। ये रही आपकी अर्थ, इस पे आपने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करी ऐसे, एक आपने लॉन्गिट्यूड ऐसे ड्रॉ करी, तो ओवरऑल जो इक्वेटर पे लॉन्गिट्यूड जहां से पास कर रही होगी, वहां से अगर आप डिस्टेंस 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में मेजर करोगे वो ज्यादा आएगा, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा चौड़ा है आपका अर्थ। लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ अर्थ जाएगा उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, उसका सरकमफ्रेंस कम होता जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाओगे या साउथ पोल की तरफ जाते जाओगे फ्रॉम इक्वेटर, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता जाएगा व्हेन कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स एट इक्वेटर। और आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो हम थोड़े नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आते हैं, तो चूंकि हम थोड़े नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आते हैं तो इक्वेटर पे जो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का फर्क होता है, और वही फर्क अगर आप नाप देते हो इन लॉन्गिट्यूड्स पे, इन लैटिट्यूड्स पे जिसपे हमारा अर्थ है, तो डिस्टेंस थोड़ा कम निकल आता है। इसीलिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से कम निकल रहा है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 2933 किलोमीटर निकल रहा है, लैटिट्यूडनल निकल रहा है 3214 किलोमीटर। मैंने पहले भी ये कंसेप्ट समझाया, मैंने फिर से रिपीट किया है। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो हमारी कंट्री का जो सदर्न पार्ट है आप कह सकते हो वो ट्रॉपिकल पार्ट है, और जो हमारी कंट्री का नदर्न पार्ट है वो आप कह सकते हो कि सब ट्रॉपिकल पार्ट है। ठीक है भाई, या फिर कह लीजिए वार्म टेम्परेट। ओके, जैसे ही आप 20-25 डिग्री के ऊपर जाने लगते हो, अब हमारा जो नदर्न मोस्ट एक्सपेंशन है वो तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे पहुंच गया, तो टेम्परेट में हम लोग पहुंच ही मार गए। हालांकि उन 37 डिग्री 6 पे आपका हिमालय और हिमालय ऊंचाई के चलते बहुत ज्यादा ठंडे हैं, लेकिन ओवरऑल हम बिल्कुल ही नॉर्दर्न इंडिया में चले जाओगे तो आप सब ट्रॉपिकल जोन में चले जाओगे, या फिर कह सकते हो वार्म टेम्परेट जोन में चले जाओगे। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार के लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के लोगों के ऊपर, ये भी मैंने आपको पहले समझाया है। ऑलमोस्ट 29 डिग्री या फिर कह लीजिए ऑलमोस्ट 30 डिग्री का गैप है हमारे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में और हमारे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। इसके चलते जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पास्ट है हमारे देश का, वहां पे जो सूरज है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से 2 घंटे पहले निकलता है। तब आप बोलोगे ये क्या सर आपने बताया, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओवरऑल अगर आप अर्थ की बात करो, यहां मैं अर्थ ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप अर्थ के पूरे एक चक्कर की बात करो तो अर्थ अपना पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर कितनी देर में मारता है, तो आपको पता है 24 घंटे, 24 आवर्स। ये नॉर्म है, आपको मालूम है कि भाई पूरा एक दिन 24 घंटे में होता है, अर्थ पूरा एक चक्कर 24 घंटे में मारता है। और एक पूरा चक्कर डिग्रीज में कितना है,
360 डिग्री। सेंट्रल एंगल तो 360 डिग्री का होता है ना सर्कल का, तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 घंटे में अर्थ कितना घूमेगा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 14 यानी 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में अर्थ घूमेगा 15 डिग्री। तो 30 डिग्री अर्थ कितने में घूमेगा? 2 घंटों में। और मैंने आपको बताया कि हमारे देश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 30 डिग्री ऑलमोस्ट। इसीलिए मैंने बताया कि हमारे देश का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वो हमारे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गुजरात से 2 घंटे आगे होगा। इट विल बी 2 आवर्स अर्लियर। तो जिस समय पे मान लीजिए सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे, उस समय पे एक्चुअली में गुजरात में टाइम हो रहा होगा 4। तो जिस समय पे अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलेगा सुबह 6 बजे, उस समय पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 ही बज रहे होंगे। तो ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये टाइम जोन का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर में बहुत सारी पुरानी वीडियो को मैं रेफरेंसेस दूंगा, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। फिर बात करते हैं। तो हमने यही देखा कि भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या इंप्लीकेशन है इंडियन लोगों के ऊपर। अब जैसा फॉर एग्जांपल अगर एग्जैक्टली हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री के हिसाब से हम चलें, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे आगे होगा टाइम, और आप इधर आ जाओ क्या नाम से गुजरात में तो 2 घंटे पीछे होगा टाइम, क्योंकि 30 डिग्री का वेरिएशन है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया। मतलब सूरज भले ही 6 बजे निकल रहा हो आपका अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उस समय पे आपके 6 बजे माने जाएंगे गुजरात में भी। मतलब पूरे इंडिया में केवल एक टाइम चलेगा, अलग अलग टाइम नहीं चलेंगे। और इसको डिसाइड किया गया किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, IST के हिसाब से। तो क्या लॉजिक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का? तो देखिए जो हमारा 68 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड था और 97 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड था, इसके बीच में से, मतलब इंडियन लैंडमास के बिल्कुल बीच में से, ओके, जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। इस 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने अपना प्राइम लॉन्गिट्यूड माना है, और 82.5 डिग्री ईस्ट के बेसिस पे ही हम लोग अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। समझ गए? तो 82.5 डिग्री ईस्ट के बेसिस पे ही हम लोग अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब ये टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड्स वगैरह सेटअप किए जा रहे थे, तो उस समय पूरी दुनिया का बाप था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है उन्होंने अपने देश से पास करवा लिया। लंदन के पास एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से पास करवा लिया। तो अब लंदन का अगर आप लॉन्गिट्यूड देखोगे तो 0 डिग्री है, और हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट में, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ओवरऑल रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसके बेस पे पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, उस 0 डिग्री ईस्ट में और 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना फर्क है? तो 82.5 डिग्री का फर्क है। और आपको पता है कि 1 घंटा 15 डिग्री पे होता है। आपको मालूम है कि 1 घंटा 15 डिग्री पे होता है। तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है आप ना समझ पाओ। तो जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जहां के हिसाब से पूरे दुनिया का टाइम तय किया जाता है, वो 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और हम लोग 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, मान लीजिए 82.5 लिख देता हूं मैं। और आपको पता है कि 1 घंटा बीतता है 15 डिग्री में। ठीक है भाई, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री सूरज कवर कर लेता है। तो 82.5 डिग्री सूरज कितनी देर में कवर करेगा? तो इसको डिवाइड कर दो 15 से, तो कितना निकल के आ जाएगा? 5.5। 15 × 5 = 75, और 15 का आधा 7.5, तो 82.5 हो गया। मतलब कि हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं इंग्लैंड से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, अगर इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो उस समय पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या फिर लंदन में इंग्लैंड की जो 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड वाली पोजीशन है, वहां पे दिन के 12 बज रहे होंगे। वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं, हम 5.5 घंटे आगे हैं। हमारे यहाँ पे सूरज 5.5 घंटे पहले आ रहा है उनसे, क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री। आपको पता है ना, सनराइजेस इन द ईस्ट, और इंडिया तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो आप बोलोगे इस हिसाब से तो जापान का टाइम हमसे और आगे होगा, बिल्कुल हमसे आगे होगा। इंडोनेशिया का टाइम हमसे आगे होगा, बिल्कुल हमसे आगे होगा। चाइना का हमसे आगे होगा, जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से उनके लिए बिल्कुल आगे होगा। समझ गए आप बात को? तो इस हिसाब से पूरी दुनिया भर में टाइम को डिसाइड किया जाता है। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का इम्पैक्ट हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमारे देश के लोगों के ऊपर नहीं पड़ने दिया। तो हमने 82.5 डिग्री का अडॉप्ट करके पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म लॉन्गिट्यूड को तय किया। गॉट इट?
तो यही बोला गया है, व्हेन द सन राइजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 years अर्लियर कंपेयर टू जैसलमेर, द वॉचेस इन डिब्रूगढ़, इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया शो द सेम टाइम। व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक और बात है, दुनिया भर की कंट्रीज ने जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं उनको 7.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिसाइड किया है। देखिए, ये ओवरऑल कैलकुलेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया गया। सिंपल बात है, आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा है, मतलब ओवरऑल 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को कवर करने में सन को 1 घंटा लग रहा है। तो 7.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को कवर करने में, या 7 डिग्री 30 मिनट्स के लॉन्गिट्यूड को कवर करने में सन को आधा घंटा लगेगा। तो कम से कम आधे घंटे के मल्टीपल्स में अगर कंट्रीज अपने टाइम डिवाइसिंग स्टैंडर्ड को, टाइम डिवाइसिंग लॉन्गिट्यूड को तय करेंगे, तो ओवरऑल इंटर कंट्री टाइम का जो कंपैरिजन है वो आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अच्छा चलिए, इंडिया तो इस बात में लकी है कि हमारे पास एक टाइम जोन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट बहुत बड़ा है, जैसे यूएसए है, यूएसए में 7 टाइम जोन है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ रशिया में कितने टाइम जोन है, ठीक है, जस्ट टेल मी इट इनटू कमेंट बॉक्स। और आपके साथ एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे पूछा गया है, ये जो हमारा 82.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये हमारे देश के कौन कौन से स्टेट से क्रॉस होता है, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत आप भी करो, आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, ढूंढो और पता करने की कोशिश करो कि कौन कहाँ है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। फिर भाई क्या बताया गया यहाँ पे, यही क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया वो मैंने आपसे पूछ दिया, आप मुझे बताइए। फिर बात करते हैं, इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया एंड स्टैंड्स एट 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये सिंपल है भैया कि भाई जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया का, लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है हमारे पास। ओवरऑल दुनिया में जितना भी सरफेस इलाका है उसका 2.4% हमारे पास है, और हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो भैया 7th लार्जेस्ट कंट्री तो हमसे बड़ी बड़ी कौन है, तो नंबर 1 पे आ गया आपका रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम लोग हैं 7th नंबर पे, और हमारा जो इलाका है वो 3.28 मिलियन है। जो हमसे एक कंट्री आगे है ना, ऑस्ट्रेलिया, जो 6ठे नंबर पे है, उसका इलाका पता है कितना, 7.6 मिलियन। सोचिए, वो हमारे दुगने से भी बड़ा है। तो एरिया वाइज मैं कहूंगा कि हम लोग थोड़ा डिसएडवांटेज है। अब बाकी चिल्लर कंट्री से कंपेयर करोगे तो हमारा एरिया बहुत बड़ा है, बट फिर भी चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इलाका हमारा थोड़ा छोटा पड़ेगा। अगर ये बड़ा हो जाता तो मजा आ जाता। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं। इन बेसिक पॉइंट्स के बारे में यहाँ बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसके बारे में ही है और इसके बारे में हम पहले से भी बात करते हुए हैं। मैं इस किताब में बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले बताए हैं 6ठी से लेकर 10वीं की ज्योग्राफी में, 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में, उनको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन बेकार में समय लेता है एक्स्ट्रा, ज्यादा कुछ उससे मिलता नहीं है। तो अब इंडिया के साइज के हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल डाइवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी है। नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं, फिर आप देखो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब आगे भी आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में फॉरेस्ट, सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, थार डेजर्ट हमारा। फिर हम लोग नॉर्थ में हमारी हिमालयाज हैं, हिंदू कुश, सुलेमान रेंजेस हैं, पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन ओशन इतना बड़ा साउथ में है। तो ये जो पूरी ज्योग्राफिकल एंटिटी बन रही है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और मैं बता दूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। ओके, तो ये जो हिमालयाज हैं, और हिमालयाज के साथ अगर आप बाकी माउंटेन रेंजेस जोड़ दो, जैसे हिंदू कुश माउंटेन रेंज जोड़ दो, सुलेमान माउंटेन रेंज जोड़ दो, तो इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफी आइसोलेट करके रखा है बाकी इलाकों से। बाकी इलाकों से बहुत ज्यादा लोग, सेंट्रल एशिया से बहुत मुश्किल से लोग ही इंडिया में एंट्री मार पाते थे। बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर था हिमालयस के फॉर्म में। लेकिन अगर हिमालयस के फॉर्म में फिजिकल बैरियर था तो भाई उस बैरियर को पास करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स भी यहाँ पे नेचर ने बना के दिए हैं, और ये अरेंजमेंट्स मिलते हैं आपको माउंटेन पासेस के फॉर्म में, जैसे खाइबर माउंटेन पास, बोलान माउंटेन पास, शिपकेला पास, नाथुला पास, बॉमडीला पास। तो अगर आप दो पासेस की बात करो तो खाइबर पास आपको इस फोटो में दिख रहा है, बोलान पास भी आपको इस फोटो में दिख रहा है। अगर आप शिपकीला पास की बात करो
तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये वही पास है जिसके थ्रू आपकी जो सतलज नदी है वो तिब्बत से इंडिया में एंट्री मारती है। फिर ये जो आपका ये नाथुला पास है, बॉमडिला पास है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाता है। नाथुला पास तो बहुत फेमस है भाई, सिक्किम घूमने गया कोई तो नाथुला पास पता होगा। अगर आपका कोई दोस्त भी सिक्किम घूमने गया उसने आपको बताया होगा हम तो नाथुला पास घूमने गए थे। तो सिक्किम में थोड़ा और ईस्ट में चले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपका बॉमडिला पास आ जाएगा। तो ओवरऑल इन सब चीजों को देखा है, देख के हम कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी खुद की एक रीजनल आइडेंटिटी आ गई है। तो अगर आप फिजिकल मैप को देखोगे तो बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हो, जैसलमेर, राजस्थान से इम्फाल, मणिपुर जाते हो, मतलब नॉर्थ से साउथ जाते हो या फिर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हो, तो आपको बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत नॉर्मल है। फिर बात की जाए पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया की, तो भाई ओवरऑल इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ही आप पेनिनसुलर ब्लॉक कहते हो। काफी बड़ा है ये पेनिनसुलर ब्लॉक। और ओवरऑल इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो वैसे तो देखिए हमारे मेन लैंड की कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन जोड़ दोगे तो टोटल कोस्ट लाइन हमारे देश की हो जाती है 7517 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर आगे अगर बात की जाए इंडिया और नेबर्स की, तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं भाई, मैं आपको बता दूं ऑफिशियली हम लोग अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो अगर हम लोग वेस्ट से गिनना शुरू करें तो आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आएगा चाइना, फिर आप कह सकते हो नेपाल, फिर आप कह सकते हो भूटान, फिर आप कह सकते हो म्यांमार, और एक और कंट्री है वो कौन सी हो गई, वो हो गई बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये कंट्रीज हैं जिनके साथ आप कह सकते हो हमारे लैंड बॉर्डर लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया लैंड बॉर्डर की बात। अच्छा, हम लोग कुछ कंट्रीज के साथ मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर्स को देखने से पहले इन कंट्रीज को नक्शे पे देख लो। लेफ्ट साइड पे आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, ऊपर जाइए तो एक पतला सा वखान कॉरिडोर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री बना रहा है। हम बस ये उम्मीद कर सकते थे कि ये वखान कॉरिडोर हमारे पास होता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के कब्जे में। फिर इधर चाइना आ गया, नीचे नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है। तो अब इसी नक्शे को देख के बताइए कि हम कौन सी कंट्रीज के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैरीटाइम बॉर्डर का क्या लॉजिक हो गया। देखिए, एक होता है उनक्लोज के हिसाब से, एक होता है आपका टेरिटोरियल सी, एक होता है आपका कंटीजियस जोन, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो अक्सर कर कंट्रीज का लड़ जाता है क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, बट टेरिटोरियल सी और कंटीजियस जोन ये जल्दी नेशंस के नहीं लड़ते। अगर आप मैरीटाइम बॉर्डर की बात करो, वो कंट्रीज जिनके साथ हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते बट मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो मैं बता दूं उन कंट्रीज के नाम है थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। लेकिन वेट अ मिनट, थाईलैंड, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अगर ज्योग्राफिकल एंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो हमारे लैंड, मेन लैंड से अलग है। तो टेक्निकली अगर आप इंडियन मेन लैंड की बात कर रहे हो तो इंडियन मेन लैंड का अगर टेरिटोरियल सी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ क्लैश खाता है तो वो है श्रीलंका। तो अगर आप टेरिटोरियल सी के क्लैश की बात करते हो तो उस हिसाब से हम केवल एक कंट्री के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं जिसके साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है, और वो है श्रीलंका। लेकिन अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जोड़ा लेते हो तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर आप लोकेशन देखो, इस पर्टिकुलर फोटो में देखो कहां पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहे हैं। कभी फुकेत वगैरह घूमने जाओगे ना तो फुकेत का जो बीच है ना, वहां पे जो सी है वो अंडमान सी है। उससे थोड़ा आगे और चलते चले जाओगे 400-500 किलोमीटर तो पहुंच कहां जाओगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे इंडियन मेनलैंड से बहुत दूर है, बट वो इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के बहुत पास है। इसलिए बोला जाता है कि टेक्निकली जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, जो कि ज्योग्राफिकली इंडिया के साथ नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। हालांकि अगर आप ये अंडमान और निकोबार वाला एल्डिंग हटा देते हो तो सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, जिसके साथ हम लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, वो है आपका श्रीलंका। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर हो गई। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, फिर आप देखो कि इंडियन ओशन में कौन कौन से आप कह सकते हो आइलैंड कंट्रीज है। तो श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ओके, ये हमारे नेबर्स हैं। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। इस पर्टिकुलर वीडियो से चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी आपको।
लेफ्ट साइड पे आपको तमिलनाडु दिख रहा है, इस पर्टिकुलर फोटो से राइट साइड पे आपको श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका का एक एडम ब्रिज आइलैंड आपको दिख रहा है, इधर रामेश्वरम दिख रहा है, रामेश्वरम तो आप लोग घूमने भी जाते हैं। और ओवरऑल आप देखोगे तो श्रीलंका को और इंडिया को जो एक वाटर बॉडी अलग कर रही है वो है आपकी पाक स्ट्रेट। देखिए स्ट्रेट का कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ले लो, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ले लो, ये सब क्या करती हैं, ये दो बड़ी लैंड बॉडीज को अलग करती हैं। तो जब कोई एक पतली वाटर बॉडी दो बड़ी लैंड बॉडीज को अलग करती है तो उसको आप स्ट्रेट बोलते हो। तो इंडिया में एक स्ट्रेट दिख गई आपको, पाक स्ट्रेट। और गल्फ क्या होता है, तो गल्फ एक वाटर बॉडी होती है जो ऑलमोस्ट लैंड से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तो जैसे आपका गल्फ ऑफ इसकी बात कर लीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात कर लीजिए, या फिर आप पर्शियन गल्फ की बात कर लीजिए। पर्शियन गल्फ का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया। तो पर्शियन गल्फ दोनों साइड से घिरा हुआ है कंट्री से, एक छोटा सा आउटलेट है जो उसका इंडियन ओशन से जोड़ता है। उस आउटलेट का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सारी मैंने फोटोज आपको पहले दिखाई है, इमेजेस मैंने आपको पहले दिखाई है, अगर आप पहले की वीडियोस देखते हुए आ रहे हो। तो हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो भी आप कह सकते हो पम्बन आइलैंड, तमिलनाडु, एडम्स ब्रिज, श्रीलंका, इन सबसे घिरा हुआ है, इसलिए आप उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हो। फिर एक गल्फ ऑफ खंबात भी है, ये दिखता है आपको इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। इनफैक्ट गुजरात में आपको दो गल्फ दिखते हैं, एक गल्फ ऑफ खंबत दिख रहा है, एक गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा है। तो क्या खास बात है इस गल्फ नाम की वाटर बॉडी में, ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जो ज्यादातर चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। तो गल्फ ऑफ खंबत यहाँ पे ज्यादातर चारों तरफ से लैंड से घिरा दिख रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ भी चारों तरफ से लैंड से घिरा दिख रहा है, इसलिए गल्फ हो गया। तो एक ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से ज्यादातर घिरी हुई है वो गल्फ होती है। और एक ऐसा वाटर बॉडी जो कि पतली है और दो बड़े लैंड बॉडीज को अलग कर रही है उसको आप स्ट्रेट बोलते हो। तो फाइनली यहाँ पे चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर एक मेमट टास्क था, इसको खत्म कर लिया है। जल्दी जल्दी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आपको समझाऊंगा। वैसे तो ये किताब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं चैलेंज की तरफ इसको टेकअप करके चल रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ज्वाइन बटन दबाइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे एफर्ट्स का कुछ फायदा हो रहा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।